नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अब जैसे आपको पता है हॉस्टल वार्डन का पेपर आपका एकदम पास आ गया है, ठीक है। और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो बाल मनोविज्ञान का पोर्शन था, ठीक है, उसमें 5 टॉपिक थे और हर टॉपिक के 30-30 क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आने वाले हैं और लास्ट में एक पूरे टॉपिक के जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो देखते हैं, ये पहला टॉपिक है आज हमारा। जो पहला टॉपिक क्या है हमारा? शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है हमारा? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक बाल मनोविज्ञान को नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। लगभग सारी चीज़ें इस प्रश्न में कवर होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखिए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ठीक है। विद्यालय में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ये थोड़ा निगेटिव साउंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हो गया अधिगम प्रक्रिया। अधिगम मतलब होता है लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। किस बात के कष्ट होगा? ठीक है, सीखना कोई कष्ट का काम तो होता नहीं, तो ये भी थोड़ा निगेटिव लग रहा है, ठीक है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ वही जाने बच्चे जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाए। आपको पता है, आप भी कभी बच्चे थे, आपको कितनी सारी नॉलेज थी स्कूल में पढ़ाए गए ज्ञान के अलावा। तो ये तीनों जो है वो एक प्रकार से निगेटिव लग रहा है, तो ये तीनों गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो ये हो गया राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, ठीक है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, पहला। दूसरा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, दूसरा। तीसरा क्या बोल रहा है? उनका मूल्य जो है शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। ये समझ नहीं आया। उन्हें प्रातः कालीन सभा में उपदेश देना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बच्चों के नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? धार्मिक पुस्तक पढ़ाना हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, इसलिए ये सही होगा क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे स्कूलिंग का जो रहता है उसमें अपने जीवन का बहुमूल्य समय शिक्षक के साथ बिताते हैं। तो शिक्षक का आचरण जितना आदर्श पूर्वक रहेगा उसमें उतनी ही ज्यादा नैतिकता विकसित हो पाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है उसका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य? आजीविका कमाना, ठीक है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना और लिखना सीखना, बौद्धिक विकास करना। इसमें शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? बच्चों का सर्वांगीण विकास, ठीक है। बच्चों का सर्वांगीण विकास क्या होगा? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। चौथा क्वेश्चन आ जाओ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सबसे सही कथन क्या है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? आप अपनी क्लास को याद करिए, आपकी क्लास में सभी बच्चे एक टाइप थे क्या? दूसरा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या प्रत्येक बच्चा अपनी एक अलग विशेषता लेके पैदा होता है? क्या हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक स्पेशल क्वालिटी नहीं होती? ठीक है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसका इन चारों कथन में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन है? प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी रहती है और उसी क्वालिटी में अगर वो काम करे तो जीवन में सफल हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा था? B.N. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने, ठीक है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो आपको पता है कि मनोविज्ञान का जब सबसे पहले
हम अध्ययन चालू किए तो हम उसको आत्मा का अध्ययन की श्रेणी देते थे, आत्मा का अध्ययन बताते थे, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जब हम उसके थोड़ा समय बीता तो हम उसको मन का अध्ययन मानने लगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको पहले आत्मा का अध्ययन, दूसरा मन का अध्ययन, तीसरा हम उसको क्या बोले, चेतना का अध्ययन, चेतना का अध्ययन बोलना चालू कर दिए। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या आता है लास्ट में, जो वर्तमान में अभी आधुनिक, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो अभी जो हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, ठीक है, तो मनोविज्ञान को हम किस नाम से जानते हैं कि मनोविज्ञान में हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा मात्र है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, और उसमें हम क्या करते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, शिक्षक है, शिक्षार्थी हैं, ठीक है, पेरेंट्स है, इन्वायरमेंट है, जिस इकोसिस्टम में बच्चे रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, उनमें जो व्यवहार रहता है मानव का, उसका अध्ययन करते हैं। तो ये मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, व्यवहार का अध्ययन, और पहले हम इसको क्या बोलते थे, आत्मा का अध्ययन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, ठीक है। तो हम, आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, 1947, 1920, 1940 और 1900। तो इसका सही अर्थ है 1900, ठीक है। तो 1900 में एडवर्ड ली थार्नडाइक ने एक जर्नल प्रकाशित किया, एडवर्ड ली थार्नडाइक ने एक जर्नल प्रकाशित किया, और इसका नाम था द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका जर्नल का नाम था द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और यहीं से एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है। और इसको जन्म देने वाले किसको माना जाता है, एडवर्ड ली थार्नडाइक को, एडवर्ड ली थार्नडाइक को। और इसका जन्म कब से माना जाता है, 1900 से माना जाता है, ठीक है। चलो, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था, कौन से काल से संबंधित है भैया उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन संस्कार कौन से काल से संबंधित है, उपनयन संस्कार संबंधित है वैदिक काल से, ठीक है। उपनयन संस्कार संबंधित है वैदिक काल से, ठीक है, वैदिक काल से संबंधित है। चलो, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीके का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो अभी हम पढ़े कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सी अनुवांशिक विधि है, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, और क्या बोल रहे हैं, विकासात्मक विधि, ठीक है। तो इसमें अनुवांशिक विधि कौन सी है आपको बताना है। तो हमको पता है इसमें अनुवांशिक विधि कौन सी है, विकासात्मक विधि। कौन सी है, विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में हम करते क्या हैं, इसमें हम अपने, देखो, विकासात्मक विधि और जीवन दर्शन विधि, ये दो विधि है जिसमें हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब ए है, मान के चलो एक ए है, और ये ए एक सब्जेक्ट के जैसे है, ठीक है, ए एक सब्जेक्ट है। तो अगर मेरे को इसका अध्ययन करना है, मिस्टर ए का मेरे को अध्ययन करना है, तो दो ऑप्शन है, ठीक है। मिस्टर ए का मैं अध्ययन कर सकता हूं विकासात्मक विधि से, और इसका मैं अध्ययन कर सकता हूं जीवन इतिहास विधि से, ठीक है। तो दो तरीका है, एक तो जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि,
ठीक है, जीवन इतिहास विधि। और दूसरा इसको अध्ययन करने का तरीका है विकासात्मक विधि। ठीक है, विकासात्मक विधि। अब ए जो सब्जेक्ट है, अगर ए मानसिक रोगी है, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो इसका मैं जो अध्ययन करूंगा तो किससे करूंगा? जीवन इतिहास विधि से। इसका मैं अध्ययन किससे करूंगा? जीवन इतिहास विधि से। लेकिन ए को अगर अपना अध्ययन खुद करना हो, मगर इसका मतलब कि वो अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को अब देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन की सहायता से अध्ययन करते हैं। पुरानी जो इंफॉर्मेशन है उसका अध्ययन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसका व्यवहार ऐसा क्यों है। लेकिन ये पुरानी इंफॉर्मेशन जीवन इतिहास विधि में कोई दूसरा एकत्रित करता है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन का एकत्रण है, जो एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, जीवन इतिहास विधि में कोई सेकंड पार्टी करता है जिसको अध्ययन करना है। लेकिन विकासात्मक विधि में ए स्वयं अपना अध्ययन करता है और अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करता है। अब समझते हैं विकासात्मक विधि क्या होती है। विकासात्मक विधि में व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप को 4 भागों में बांट लेते हैं। पहले अपने आप को बोलते हैं शैशवावस्था, दूसरे को बोलते हैं बाल्यावस्था, तीसरों को बोलते हैं किशोरावस्था और चौथे को बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जो रहती है 2 वर्ष तक की रहती है। बाल्यावस्था जो रहती है 3 से 12 वर्ष तक की रहती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की रहती है और प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष तक की रहती है। 21 वर्ष तक की रहती है, 21 ईयर्स तक की रहती है। और इसके अकॉर्डिंग इन 4 भागों में वो बांटता है और इंफॉर्मेशन ग्रहण करना चालू करता है अपने बारे में, और उसके आधार पे स्वयं का अध्ययन करता है। ठीक है, अपने ही मानव व्यवहारों का वो क्या करता है? अध्ययन करते हैं। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सी अनुवांशिक विधि है? अनुवांशिक विधि मतलब जेनेटिक। तो जेनेटिक विधि, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन क्या होता है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद का ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो विलियम वुंट करके एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अंतर्दर्शन विधि को चालू किया था। देखो ये जो विधियां है ना शिक्षा मनोविज्ञान की, उसको आप 2 भाग में बांट सकते हो। ठीक है, एक तो सब्जेक्टिव और एक तो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम रखेंगे 4-5 लोग के व्यवहारों का, समाज की अवधारणाओं का, व्यवहारों का जब अध्ययन करना है तो ऑब्जेक्टिव मेथड को अडॉप्ट करो। लेकिन जब किसी एक सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर व्यक्ति का अध्ययन करना है तो आप सब्जेक्टिव मेथड को। तो सब्जेक्टिव मेथड में एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतर्दर्शन विधि आता है। बहिर्दर्शन विधि सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव है। बहिर्दर्शन विधि में हम व्यक्ति के या समाज के आचरण का अध्ययन करते हैं और उनके व्यवहार का को पता लगाने का कोशिश करते हैं कि इनका जो मानव व्यवहार है वो क्यों ऐसा है। प्रयोगात्मक विधि आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? व्यावसायिक कुशलता के लिए का विकास करना है शिक्षा का उद्देश्य क्या? नहीं। ठीक है, सामाजिक जागरूकता तैयार करना है क्या विद्यार्थियों में? नहीं। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना है क्या? नहीं। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखो एक चीज हमको समझना है, क्या शिक्षा व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। क्या विद्यार्थियों को सामाजिक जागरूकता के लिए तैयार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पर हम क्या बोल रहे हैं? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। एक हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ताकि वो समाज में सही नागरिक बन सके,
समाज के सही नागरिक बन सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? देखो इसमें क्या बोल रहा है, अभिभावक या अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? वंशक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, तो मानव विकास जो होता है, मानव विकास के कुछ कुछ सिद्धांत है। पहले तो हमको ये समझना है, मानव विकास एक अवधारणा है। ठीक है, मानव विकास एक अवधारणा है और मानव विकास के सिद्धांत बताए गए हैं। मानव विकास के सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें हमने ये बोला है कि मानव विकास का सिद्धांत में क्या क्या होगा। तो क्रमिक विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण के साथ विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, ठीक है, सतत विकास करना। ठीक है, ये सब क्या है? मानव विकास के सिद्धांत हैं। तो मानव विकास का सिद्धांत क्या है? वंशक्रम एवं वातावरण, मतलब मानव का जो विकास हो रहा है वो उसके वंशक्रम, मतलब उसके घर का जो इकोसिस्टम है उसके हिसाब से, और जो उसके बाहर का वातावरण है उसके हिसाब से होता है। दो चीज है, वंशक्रम एवं वातावरण में वृद्धि और विकास की अवधारणा छुपी हुई है। इस चीज को समझना पड़ेगा। वंशक्रम हमको सिखाता है कि आपकी जो हाइट है वो आपके फादर मदर के जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपका जो बाल झड़ना है, ठीक है, बाल झड़ना है, आपका जो बाल झड़ना है वो आपके, यानी तो आपके फादर के कम बाल रहे होंगे, मम्मी के तो कम बाल हो नहीं सकते, बट ऑब्वियसली मैं समझता हूं। ठीक है, तो बाल झड़ना, ठीक है, आपकी हाइट, आपकी हेल्थ, वो आपके पेरेंट्स के वंशक्रम पे। तो आपका जो विकास है वो यानी तो वंशक्रम होगा, यानी तो इकोसिस्टम डिपेंड करेगी कि आपका आचार कैसा है, व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें क्या बोल रहे हैं? अनुक्रमिकता, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती और निरंतरता। तो देखो मैं अभी बताया, अनुक्रमिकता मानव विकास का सिद्धांत है, निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट मानव विकास का सिद्धांत है, लेकिन ये प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ठीक है, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो भैया शिक्षार्थी और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए आगे बढ़िए। 15, शिक्षा जो है मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? इसमें परिपूर्णता की बात जब जब करेगा वो कौन करेंगे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमेशा परिपूर्णता पर जोर देते थे। तो शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16, इसमें क्या बोल रहा है? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ठीक है, शिक्षार्थियों में अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होता है। तो क्या बोल रहा है? दृढ़ विश्वास है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र जो है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र जो है उसका दृढ़ विश्वास क्या होगा? शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशों का नेतृत्व करना चाहिए। ये तो निगेटिव साउंड ही निगेटिव कर रहे थे, तो गलत है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। इससे बड़ा अप्रासंगिक बात हो नहीं सकता। तो शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण का महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर। ठीक है, 17, इसमें क्या बोल रहे हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पहले तो उसके जनक कौन थे? वुंट थे, वाटसन थे, फ्राइड थे और क्या थे? हल। तो
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम वुंट। आपको पता है कि 1879 में विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी, ठीक है, और इन्होंने जापान के लिप्सिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना भी की थी, ठीक है। जापान के लिप्सिंग शहर में पहला मनोविज्ञान का प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कौन थे? विलियम वुंट, ठीक है। तो विलियम वुंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना ही है हमको, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मानव विकास ब्लैंक है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, और ए और बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी। तो मानव का जो विकास होता है मात्रात्मक मतलब उसकी हाइट, हेल्थ, बॉडी के आधार पर भी होता है, उसके गुणात्मक मतलब गुण, शिक्षा, संस्कार, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित जो योजना है उसमें नई जानकारी जोड़ने को क्या बोलेंगे आप? समायोजन करना, संविधारण करना, आत्म साक्षात्करण करना, संगठन। तो अभी हम क्या बोलते हैं कि कोई भी नॉलेज अगर मिले तो उसको आत्मसात कर लो, ठीक है। हम बोलते हैं ना अभी कि कोई भी नई इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन मिले तो उसका आत्मसात कर लो। मतलब जो आपके पास पहले से है वो तो अच्छी बात है, जो अभी नया मिल रहा है भाई उसको भी आत्मसात कर लो। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? आत्मसातकरण। क्या बोलते हैं इसको? आत्मसातकरण कर लो, ठीक है। 20वां, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को ब्लैंक की आवश्यकता होती है। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, भाई ये कतई नहीं होती, तुलना तो करना ही नहीं है। बच्चों को प्रेरित करने, बच्चों को डांटने, बच्चों को नियंत्रित करने। तो भाई बच्चों को प्रेरित करना ही एक सही है, बाकी तो आपको वैसे ही निगेटिव साउंड कर रहा होगा। तो इस टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न ना आपकी स्वविवेक से बनेंगे। 2-4 फैक्चुअल क्वेश्चन को छोड़ के स्वविवेक से संबंधित प्रश्न आएंगे। देखो, हॉस्टल वार्डन में कोई बहुत तोप खान क्वेश्चन नहीं आने वाले बाल विकास के या बाल मनोविज्ञान के, इसको लिख के बांध लो। बहुत ज्यादा हर्डल बनाने की जरूरत नहीं है, समय बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। बर्डन तो लेना ही नहीं है, बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है। तैयारी में लगे रहना, जितना समय बचा है उसका मैक्सिमम में यूटिलाइजेशन करना है। मैथ्स का वीडियो, सारे वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे। 10 नंबर की अगर तैयारी आपकी नहीं हुई है तो ये 30 क्वेश्चन, 30 पांचों टॉपिक का 30-30 क्वेश्चन मैं लाऊंगा आपके सामने, उसको पढ़ते जाओ, तैयारी होती जाएगी। कोई बहुत विशेष रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं आने वाला। जब हॉस्टल वार्डन का पेपर हो जाएगा तो मैं आपसे पेपर डिस्कस करने एक बार फिर से आऊंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि मैं बोला था कि बाल मनोविज्ञान का कोई विशेष तोपखान क्वेश्चन नहीं आने वाला और एक्चुअल में नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का अवलोकन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते हैं। भाई अगर आपकी, खुद ही बताओ बच्चों, अगर आपकी नियमित परीक्षा होना चालू हो जाए तो क्या आप अब उत्सुक रह पाओगे? कतई नहीं, ठीक है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड देते हैं। तो भाई ये तो बहुत अजीब सा है, ये गलत है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा करते हैं, ये भी नहीं होगा। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए, अधिगम मतलब लर्निंग को, बच्चे अपने लर्निंग को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बिल्कुल सही कथन है। क्या बोल रहे हैं? एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है? एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम या लर्निंग को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए शिक्षक से सहायता लेते हैं। राइट आंसर इज डी, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये पुराने आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपसे के सामने डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक में किस टाइप का क्वेश्चन आता है।
सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया गया है? सर्वप्रथम मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान में हम किसको क्या मानते हैं कि ये व्यवहार का अध्ययन है, लेकिन सबसे पहले हम क्या मानते थे? ये आत्मा का अध्ययन है। उसके बाद हम बोले ये मन का अध्ययन है, उसके बाद हम बोले ये चेतना का अध्ययन है, और अभी वर्तमान में हम क्या बोल रहे हैं? ये व्यवहार का अध्ययन। प्रश्न क्या पूछ रहा है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या मानते थे? तो हम पहले क्या मानते थे? आत्मा का अध्ययन मानते थे। ठीक है। 23 क्या बोल रहे हैं? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी यह एक प्रकार से व्यवहार को संजोए है। कथन का मतलब ये जो कथन है वो किसने कहा था? ठीक है, तो बताओ बच्चों, ये तब तक मैं पानी पी रहा हूं, ये कथन किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था ये कथन? चलो सही आंसर क्या है? टीचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का और मैकडूगल का। किसका था ये? वुडवर्थ का। किसका था ये कथन? वुडवर्थ का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 24 संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? वुंट थे, जेम्स थे, थॉर्नडाइक थे या पॉलाउड थे? कौन थे? संरचनावाद के प्रतिवादक कौन थे? वुंट। संरचनावाद के प्रतिवादक कौन थे? वुंट। ठीक है। 25वां निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगिकीकरण। मैं आपको बताया था सेल्फ ऑब्जर्वेशन सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्ति पर केंद्रित विधि सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी है? तो कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसके ओतप्रोत इधर उधर घूमते रहती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव के, शिक्षक और अधिगम अनुभव के। अधिगम मतलब लर्निंग, अधिगम परिस्थितियों पे। सभी विकल्प सही हैं, तो इसका क्या होगा सही आंसर? सभी विकल्प सही है। भाई सिक्षार्थी या स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, टीचर भी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, अधिगम लर्निंग सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है। सभी विकल्प इसके क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है। 27 शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यक्रम है, पाठ्य चर्चा लिख दिया है, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो सही आंसर क्या होगा इसका बताओ? छात्र केंद्रित शिक्षा पर। सबसे सही आंसर क्या होगा इसका? छात्र केंद्रित शिक्षा पर। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। 28 क्या हो गया? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, जिसको अभी वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या है? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अंतर्दर्शन इसकी सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं।